बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उस ख़बर का ताल्लुक़ नाज़रीन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स से है। उन रिमार्क्स में नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो मामले ख़ुसूसी हैं इरफ़ान कादिर साहब, जो पंजाब में इंतख़ाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत के दौरान जो फर्स्ट राउंड था, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त लेके आई थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की जो पोलिंग की तारीख़ है उसको चेंज करके 8 अक्टूबर किया है। उस केस में इलेक्शन कमीशन के वकील इरफ़ान कादिर साहब थे। इरफ़ान कादिर साहब ने वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी के ओहदे से रिज़ाइन दिया, इस्तीफ़ा दिया और वो इलेक्शन कमीशन की वकालत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। लेकिन बहरहाल फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतख़ाबात करवाने का फ़ैसला सादिर कर दिया, फ़ैसला जारी कर दिया। उसके बाद जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि 14 मई के फ़ैसले पर अमल दरामद तो ना हो सका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर कर दी। अब 7 जून को उस नज़र-ए-सानी की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी, उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए जिसमें कहा यह गया कि हम मौला करीम का काम कर रहे हैं और ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है और इसमें जो भी ये हक़ की ज़िम्मेदारी है, जो भी इसमें खलल या रुकावट पैदा करता है तो उसके नताइज होंगे। ये तो नाज़रीन इस्लामी रिमार्क्स से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के, इस पर इरफ़ान कादिर साहब का जवाब आया है, इरफ़ान कादिर साहब का रिएक्शन आया है। अब वो रिएक्शन क्या है, जवाब क्या है, उसकी तफसीलात अभी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन इरफ़ान कादिर साहब ने जो 2 रोज़ कबल मैंने हसन अय्यूब के साथ वीलॉग किया है, उस वीलॉग के हवाले से एक उन्होंने वजाहत भी की है। वो वजाहत क्या है वो भी आपको बताएँगे। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले, इससे पिछले वीलॉग में मैंने EOBI के जो पेंशनर हैं उनसे मुतल्लिक बात की थी, तो मेरे ख्याल में वो क्लैरिटी उसमें नहीं थी, तो दोबारा से उसको क्लियर कर देता हूँ। EOBI के जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन में इजाफा होना चाहिए, लेकिन मैं मैसेज ये दे रहा था, मेरा मतलब बात करने का मकसद ये था कि ये जो EOBI के हुकाम हैं, जब भी ये पेंशन बढ़ाने की बात की जाती है कि पेंशनर की पेंशन बढ़ाई जाए, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा पेंशन बढ़ा देंगे तो जो हमारे पास ज़खायर हैं जिससे हम प्रॉफिट कमा के EOBI के पेंशनर को पेंशन देते हैं वो ड्राई हो जाएंगे, वो खुश्क हो जाएंगे। तो जब तालाब ही नहीं होगा तो उससे किसी को पीने को पानी कैसे मिलेगा। तो मैंने ये कहा था कि पहले तो जो चीज़ें हैं EOBI के उनका ऑडिट करवाया जाए, जो अफसरान हैं जो EOBI में बैठे हैं, जो चेयरमैन हैं, जो नीचे हुकाम बैठे हैं, जो मराहत और तनख्वाहें बड़ी बड़ी ले रहे हैं, उनका ऑडिट करवाएं और ये जो फंड्स हैं EOBI के उनका फंड्स अपना ऑडिट करवाएं ताकि पता चल पाए कि EOBI में चल क्या रहा है। जो कहा जाता है कि ये इतनी इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता, इसकी ये वजूहात हैं, फ़लाँ वजूहात हैं, और ये जो ख़ुद अफसरान बैठ के EOBI में बैठ के मराहत लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें जो है मंजर आम पे आ जाएगी। हकीकत क्या है, दूध क्या अपना सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था। बाकी किसी गरीब की जेब में अगर 4 पैसे चले जाएं उससे खुशी होगी, उससे कोई मतलब मेरा उससे मतलब क्या हो सकता है कि मैं उसको को नहीं, गरीब को पैसे नहीं मिलने चाहिए। अब आ जाते हैं कि इरफ़ान कादिर साहब ने आज मतलब जो रिमार्क्स थे उस हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज नाज़रीन मुझे सुबह इरफ़ान कादिर साहब का फ़ोन आया। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो आप बात कर रहे थे हसन अय्यूब के साथ एक वीलॉग में, जिसमें आपने उनसे ये सवाल पूछा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इरफ़ान कादिर ने वो कह रहे थे कि आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया और उसमें मैंने ये कहा था कि अगर करप्शन का एलिमेंट हुआ तो जजेस के जो रेफरेंस है वो नैब को भी भेजे जा सकते हैं। तो इरफ़ान कादिर साहब कह रहे थे कि आपने सवाल पूछा, हसन अय्यूब ने कहा कि ये मामला नैब के डोमेन में नहीं आता। नैब जो है वो जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात की इंक्वायरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक अपनी ओपिनियन भेज रहा हूँ। जब मैं नैब में हुआ करता था तो मैंने 2004 में एक ओपिनियन दी थी। उस वक्त भी यही सवाल उठा था कि आला के जो आला अदलिया के जजेस हैं वो नैब के कानून में कवर्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ओपिनियन दी थी आज भी मैं अपनी उस ओपिनियन पे कायम हूँ, ये ओपिनियन मैं भेज रहा हूँ, आप इसका जायज़ा ले लें। अच्छा नाज़रीन, मुझे ओपिनियन भेजेगी
मैंने उसमें पढ़ा तो इरफान कादिर साहब का मौक़िफ़ ये है कि जजेस के केस जो हैं वो कैसे, अगर करप्शन का एलिमेंट हो यानी मिसकंडक्ट का मामला हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकते हैं, लेकिन अगर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो वो मामला नैब के डोमेन में जा सकता है। नैब के तफ्तीशी जो हैं उस मामले की इंक्वायरी भी कर सकते हैं और उस इंक्वायरी को फिर बाद में तहकीकात और फिर जज के खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो सकता है। तो नाज़रीन मुझे फिर ओपिनियन उन्होंने भेजी, उसमें ये लिखा गया था कि जो 2004 में उस वक्त हुआ तो इरफान कादिर साहब ने जो इजलास वहाँ पे नैब के ऑफिस में बुलाया गया, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो नैब के कानून में लिखा गया है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके ऊपर जो है इस कानून का इतलाक होगा करप्शन के मामला के हवाले से, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आगे चल के उन्होंने कहा कि उसी नैब के कानून के सेक्शन जो 4 है वो और भी ज़्यादा वाज़ेह है, वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड करता है, क्योंकि सेक्शन 4 में ये लिखा गया है, मैं आपको दोबारा से नाज़रीन पढ़ देता हूँ कि सेक्शन 4 के हवाले से इरफान कादिर साहब का ये कहना है कि इसका इतलाक जो है वो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान पे होता है। तो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जब इतलाक हो तो वो तमाम जो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, वो जजेस भी हैं, आर्मी के अफसरान भी हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी हैं, सब पर उनका इतलाक होता है। इरफान कादिर साहब ने कहा कि नैब के कानून में जो इस्तिस्ना दिया गया है उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि जो आर्म फोर्सेस के अफसरान हैं वो नैब के कानून से एक्सक्लूड होंगे, उन पर उनका इतलाक नहीं होगा। लेकिन पूरे नैब कानून में ये कहीं नहीं लिखा गया कि जो आला अदलिया के जजेस हैं वो भी नैब कानून से एक्सक्लूड कर जाएंगे। इरफान कादिर साहब का मौक़िफ़ यह है कि जब कानून बनाने वालों की मंशा थी, उन्होंने अगर आर्मी अफसरान के हवाले से लिखा, आर्म फोर्सेस के अफसरान के हवाले से लिखा कि वो नैब के कानून में नहीं आएंगे, उन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा, तो फिर अगर उनकी मंशा होती तो वो आला अदलिया के जजेस से मुतल्लिक़ भी लिख देते। यानी वो ये कह रहे हैं कि आज के हालात में भी मौजूदा जो नैब का कानून है उसमें जो आला अदलिया के जज साहबान हैं, अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन ऐसा आता है, कोई इल्ज़ाम लगता है, उनके केसेस नैब को भेजे जा सकते हैं, नैब उनकी तफ्तीश कर सकता है और उन जजेस के खिलाफ वो रेफरेंस भी दायर कर सकते। तो ये इरफान कादिर साहब की अपनी ओपिनियन जो कि 2004 में उन्होंने नैब को दी थी। अब आ जाते हैं कि चीफ साहब के रिमार्क्स क्या थे। ऐसे पंजाब इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये कहा, जब अली ज़फ़र साहब ने अदालत से कहा कि देखें कि आइन जो है वो 14 मई के बाद हर गुज़रते दिन के बाद उसका इंतकाल होता है, उसका मर्डर होता है। मुल्क के 2 सूबों में हुकूमत नहीं है, 2 सूबों के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से महरूम है और जमहूरियत नहीं है दोनों सूबों में, नाम की जमहूरियत वहाँ पर चल रही है। तो इस पर चीफ साहब ने कुछ और बातें करके फिर इस नुक्ते पर कहा कि देखें हम तो मौला करीम का काम कर रहे हैं और ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी में अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो ये एक अहम हक़ की जिम्मेदारी में जो है वो रुकावट पैदा करने की कोशिश है, और ये हक़ में अगर कोई रुकावट पैदा करे तो उसके नताइज भी होते। यहाँ तक चीफ साहब पहुँचे थे तो फिर उन्होंने बात को किसी और तरफ लेकर कि ये कुछ चीज़ जो है वो लंबी हो रही है। तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब अपना 25 मई का लॉन्ग मार्च लेके आए थे यहाँ इस्लामाबाद में, तो ये ब्लू एरा के सामने ठहर के वो तकरीर कर रहे थे, तो बीच में कासिम सूरी साहब ने इमरान खान साहब से कहा था कि ज़रा इस्लामिक टच भी दे दें। तो ये भी जो चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए, इसे कहा गया लोगों की तरफ से कि ये चीफ साहब ने जो है वो दौरान समाज जो है वो इस्लामिक टच दिया है कि हम खुदा का काम करते हैं, अल्लाह करीम का काम करते हैं। अदल जो है वो नाम है, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अदल, तो हम बेमतलब अदल कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। अल्लाह ताला की सफ़ात में से एक सिफ्त हमें सौंपी गई है, उस सिफ्त की हम जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस पर इरफान कादिर साहब ने कहा कि ये जो इस किस्म के हवाले अदालती केसेस की समाअत के दौरान दिए जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, उन्होंने कहा ये जो सफाई सुथराई का काम करते हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो एम्प्लॉय हों या ना भी हों, मिसाल वो ये दे रहे थे कि हर बंदा अगर वो सफाई सुथराई का काम भी कर रहा है तो वो भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा है, वो भी अल्लाह का काम कर रहा है। तो ये कहना कि हम कोई बहुत सुपीरियर हैं, हम बैठ के अल्लाह का काम कर रहे हैं, बाकी जो लोग दुनिया के अंदर हैं वो अल्लाह का काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई ऐसा काम दे रखा है जो वो उसकी मखलूक के लिए कर रहा है, जो वो अल्लाह का काम कर रहा है। तो लिहाजा कोई ये क्लेम करे कि हम सिर्फ अल्लाह का काम करें, यहाँ पे तकरीबन हर बंदा जो है वो अल्लाह का काम कर रहा है, अल्लाह की मखलूक का काम कर रहा है। तो ये दावा जो है इसके मतलब किसी केस में कर देना जब आपने चीज़ों को किसी और एंगल से देखना और फिर उसमें इस तरह की बातें आ जाएं। बल्कि इरफान कादिर साहब ने कहा कि आप मेरी तरफ से कह दीजिएगा
तो जब उन्होंने कहा था तो फिर उनका जवाब क्या था उन रिमार्क्स के ऊपर, वो आपके साथ हमने शेयर कर दिया कि ये किसी एक के पास इस्तेकाक नहीं, सवाबदीद नहीं कि सिर्फ वो अल्लाह का काम कर रहा है। इस दुनिया में आया हुआ तकरीबन हर शख्स जो है वो अल्लाह का काम ही कर रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, कुछ और दो खबरें भी आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन एक्सपेक्टेड है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं, एक सिंध हाई कोर्ट से जज आना है और एक पेशावर हाई कोर्ट से जज आना है। तो आखिरी जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसमें यह तय पाया है कि आइंदा हफ्ते यानी 12 जून से जो अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है उसमें जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा। और जुडिशल कमीशन का इजलास जो है बुलाने से पहले तमाम जो मेम्बरान हैं उन्हें इंटीमेट किया जाएगा और फिर इन्हीं जगहों से जो है वो जज साहबान को लाया जाएगा। अब नाम भी चीफ साहब ने फ्लोट करने हैं और इजलास की तारीख भी चीफ साहब ने देनी है। तो देखते हैं कि अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन का इजलास होता है नहीं होता। लेकिन जुडिशल कमीशन के कुछ अरकान को में ये तशवीश ज़रूर पाई जाती है, तशवीश कह लें या रिजर्वेशन कह लें कि देखते हैं कि कमिटमेंट तो होगी है, तो क्या कमिटमेंट पूरी होती है या नहीं होती, इजलास बुलाया जाता है या इजलास नहीं बुलाया जाता। इसी तरीके से नाज़रीन 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत होने जा रही है और उसमें अरशद शरीफ साहब की जो अपनी वालदा हैं उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी है जिसमें इमरान खान को, एंकर इमरान रियाज खान और इसके साथ साथ मुराद सईद को, सलमान इकबाल साहब को और एक फैसल वाड़ा साहब को 5 लोगों को शामिल तफ्तीश करने के लिए दरख्वास्त दी गई है। तो अब नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अरशद शरीफ साहब की अहलियाँ हैं दूसरी जवेरिया अरशद, उन्होंने भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उनका हवाला दिया यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन का और ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है जब उन रेजोल्यूशन को पाकिस्तान एडमिट करता है, केनिया के हुकाम एडमिट करते हैं, उनके सिग्नेटरी हैं, तो फिर उसके बाद ये केनिया के हुकाम अगर मेरे शौहर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के हवाले से, इंक्वायरी के हवाले से ताउन नहीं करते तो फिर इस रवैये की जो केनिया के हुकाम का रवैया है कि वो ताउन जिस तरीके से होना चाहिए हमारी GIT के साथ, हमारी जो लोग वहाँ पे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर वो ताउन नहीं कर रहे तो वह अक़वाम मुत्तहिदा की उन रेजोल्यूशन की, उन करारदादों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ रेमेडी के फोरम मौजूद हैं। तो लिहाजा उनका जो मामला है जो केनिया हुकाम का ताउन ना करना और यूनाइटेड नेशन की करारदादों को ना मानना, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुतलका फोरम से रजू करने के लिए GIT है या हुकूमत पाकिस्तान है, उन्हें जो है वो अहकामात जो है वो जारी किए जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन 2 और ख़बरें भी हैं, अगले व्लॉग में उस पर हम बात करेंगे। सिविल सोसाइटी की जानिब से काफ़ी सारे लोग हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अब वो दरख्वास्त एक बड़े अहम नुक्ते के हवाले से है, बड़े अहम पॉइंट के हवाले से है और उसी पॉइंट के ऊपर इमरान खान साहब भी जो है उन सिविल सोसाइटियों के लोगों के साथ जो है वो एक पेज के ऊपर हैं। अब इमरान खान साहब और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो किस मामले पे एक पेज पे हैं, किस किस्म की दरख्वास्त ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और किन लोगों को उस पिटिशन में किन लोगों को फरीक बनाया गया है, तो एक तो उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी है कि ये जो इलेक्शन का मामला है पंजाब में, जो 14 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका, सुप्रीम कोर्ट ने पहले 4 अप्रैल को फैसला दिया, फिर 10 अप्रैल को कहा कि 17 अप्रैल तक आप ये फ़ंड जारी कर दें, फिर 27 अप्रैल को कहा गया कि आप ये फ़ंड जारी करके रिपोर्ट जमा करवाएं, तो वो फ़ंड तो जारी ना हो सके। तो वैसे तो अब एक और भी डेवलपमेंट हुई है इलेक्शन के हवाले से, वो भी बड़ी डिटेल में आपके साथ बात करने वाली है, लेकिन उस फैसले को लेकर बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म जो हैं, अपना चीफ जस्टिस हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। तो क्या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? इस मामले पे अंदर की ख़बर क्या है, चैम्बर में क्या सोच पाई जाती है, चीफ जस्टिस के जो करीबी ज़राए हैं वो क्या बताते हैं, तो ये सारी डिटेल जो है इस हवाले से अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।